नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आराम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी का प्रथम टॉपिक, जो आपकी वर्णमाला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से पहले। अगर आपको हिंदी सीखना है या इसकी आगे पढ़ना है तो पहले इस टॉपिक को आपको सही तरीके से आना चाहिए, और इससे आपको और भी आगे गद्य में, पद्य में या संधि विच्छेद होते हैं, उसमें संधियों में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और जो आगे आपके जो इसके बाद लगातार टॉपिक लेन से दिए गए हैं उनमें भी आपको इसका बहुत सहयोग मिलेगा। आपको हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा, इसको पेपर में आए या चाहे ना आए, आपको एक बार इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसका ज्ञान जरूरी होना चाहिए, या पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक कर्तव्य होना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते कि हमें हिंदी जरूर आना चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े या कहीं से भी पढ़ें, लेकिन हिंदी आपको जरूरी सीखना चाहिए। इसके लिए हिंदी और भी पेपरों में भी आती, जैसे एसएससी जीडी के भी पेपर चल रहे हैं उनमें भी आती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आती है, यूपीएसआई में भी आती है, जो और एमपी पटवारी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और उसमें भी आती है हिंदी। बहुत से पेपरों में अपना कम से कम 25% हकदार होती है, उसमें 25% आता है। अगर 4 विषय हैं तो 1 विषय हिंदी रहती है, अगर 3 हैं तो 1 विषय हिंदी रहती है। 1/3 होता है या 1/4 हिस्सा हिंदी का होता है। तो हिंदी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आइए आपको पहली क्लास हिंदी की देते हैं। इसके बाद इसके आगे पिछली क्लासों में भी हमने हिंदी पढ़ाई है, जो कि मोस्ट टॉपिक पूछे जा रहे थे, वहाँ से आज हिंदी की शुभारंभ कहते हैं हिंदी का। तो वर्णमाला आपको आज पढ़ाते हैं। वर्णमाला का अर्थ होता है कि जो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं होता कि कहीं कोई वर्ड लिखा है, कहीं कोई अक्षर लिखा है या वगैरह वगैरह, ये नहीं होता। उसमें क्रम से चलता है हर वाक्य, या इसके बाद आ आएगा, फिर ई आएगी, बड़ा आ आएगा, ऐसे क्रम से सब चलता है। आपको बताए जाएंगे कि अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, एक स्वर का होता है और एक व्यंजन का होता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आपको आज स्वर के पूरे विस्तार से बताया जाएगा, व्यंजन को जो अगली क्लास आएगी उसमें बता दिया जाएगा। इसमें स्वर के 2 भाग होते हैं, एक हास्य स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसमें हास्य स्वर में आता है आ, ई, उ, री। आपको ये ध्यान रखना है, हास्य स्वर वह स्वर होता है जिसमें आप हमको बोलने में कम शक्ति का प्रयोग करना पड़े और कम समय में बोला जाए। जैसे अपन आ कहते हैं तो कम शक्ति का प्रयोग होता है और जल्दी बोला जाता है, इसमें कम समय लगता है। उसको ई, उ और री, ये हास्य स्वर होगा, इसमें कम शक्ति का प्रयोग हो रहा है। और दीर्घ स्वर होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए होता है ऐ और ओ और आओ। इसमें क्या है कि आप अपन लोगों को बोलते हैं जब इसमें ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और इससे हास्य स्वर से अधिक ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, आ, बड़ी ई, उ। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जहाँ सांस देर तक निकले या जल्दी हवा निकले, वहाँ ज़्यादा हवा निकले, वहाँ दीर्घ स्वर होता है। जैसे आ, हवा निकल रही है और हास्य स्वर में कम हवा निकलती है, आ। तो इसके बाद आपके स्वरों की संख्या 11 होती है। 4 होते हैं आपके हास्य स्वर और 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर, और 7 + 4 + 7 = 11 आपके मूल स्वरों की संख्या है। और इसमें आयोग वायों को कभी कभी अंग और आहा, ये स्वर की मूल स्थिति में तो नहीं है, लेकिन कई विद्वान इसको भी स्वर मान लेते हैं, अंग और आहा को। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में कभी 13 लिखा आता है और 11 लिखा आता है। अगर 13, 11 आपके ऑप्शन में साथ में लिखा है तो आपको 11 पर टिक करना है। 11 क्योंकि मूल स्वर हैं, यही ज़्यादातर माने जाते हैं। और ये आयोग वाय हैं, इनको भी स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये मूल स्वर नहीं है। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, आपका उच्चारण स्थान क्या है स्वर का, और वह
उच्चारण स्थान व वर्गीकरण आपको बताएंगे। आपको कंठ से क्या क्या बोला जाता है। कंठ से यहाँ से ये है कंठ, आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ और अंक की बिंदी रखी है इस पे, आ और आ, ये आपका कंठ से बोला जाता है। आप बोल के देखिए, यहाँ से कंठ से आ रही है ना आवाज। इसके बाद है तालु, जो मुंह की छत का पिछला भाग होता है, आपके दांत हैं। फिर इसके बाद है आपका मूर्धा, मूर्धा के पीछे जो तालु है। आप अब जे अक्षर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद आप मूर्धा बोलिए, तालु बोलिए। तालु में ई जो आपके दांत है, दांत के पीछे है आपका मूर्धा, मूर्धा के पीछे होता है आपका तालु। तो इसमें कहा गया मुंह की छत का पिछला भाग। इसमें है ई बड़ी ई और ई बड़ी ई और ई। इसका आपको ध्यान रखना, आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मूर्धा है और कौन सा आपका तालु है। आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद स्वयं से बोलेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा होता है जो मुंह की छत का अगला भाग, जैसे दांत के जस्ट पीछे वाला भाग। जैसे आप बोलेंगे री, तो दांत के पीछे जो ऐसा बना है उसमें जो टच हो रहा है उसको कहते हैं मूर्धा, उससे बनता है री। जैसे ऋषभ लिखते हैं ना अपन, जैसे ऋषभ वो वाला री, जैसे ऋषि लिखते हैं अपन लोग तो वो वाला री। इसके बाद है कंठ प्लस तालु। कंठ तालु आप जानते हैं, कंठ और तालु, कंठ से कंठ वाला अक्षर और तालु वाला अक्षर, उससे बनता है कंठ तालब। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंठ का हो गया आ और तालु का हो गया ई। तो आपका यहाँ पर बताते हैं आ प्लस ई मिलके बना गया ए, छोटी ई मिलके बना गया ए, तो ये हो गया कंठ तालु ए। और आ प्लस बड़ी ई मिलके बना गया ए, आपका ए है और ए आय है आपका। ये ध्यान रखना, कंठ तालु से बोला जाता है। इसके बाद है कंठ और ओष्ठ। कंठ आप जानते हैं का वाला कंठ, आ या बड़ा आ कंठ से बनता है। इसके बाद ओष्ठ, कंठ और प्लस ओष्ठ से बनता है, ओष्ठ बनता है ऊ या ऊ। तो इसके बाद है आ प्लस ऊ बनता है छोटा वाला ओ। इसके बाद आ प्लस बड़ा ऊ बनता है ओ पे 2 मात्राएं। तो आपको ध्यान रखना है कंठ ओष्ठ और कंठ तालु। इसके बाद आपका है ओष्ठ। ओष्ठ से बनता है ऊ। आप अगर ओष्ठ ऊ बोलेंगे तो बिना ओठों की सहायता से आप नहीं बोल पाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जीभ के आधार पर, आपकी जो जीभ होती है उसके आधार पर आपको जो स्वर हैं वे आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार के जीभ या उनको जिन्हा कहते हैं, जीभ या जिन्हा कहते हैं। इसमें अग्रभाग में बोला जाता है ई, ए और आय। छोटी ई होती है इसमें अग्रभाग में बोला जाता है, फिर ई बोली जाती है बड़ी ई, फिर ए बोला जाता है और आय बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मध्य वाले भाग में बोला जाता है, ये है मध्य वाला भाग, ये है अग्रभाग, ये है पश्च भाग। आपको ये ध्यान रखना है, आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, कर देना कभी इसको, इसलिए हमने लिख दिया है कि यहाँ से शुरू है। अग्रभाग ये है, ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है। इसमें मध्य में बोला जाता है आ और अग्र में बोला जाता है ई, बड़ी ई, ए और आय बोला जाता है। इसके बाद आपका पश्च भाग में बोला जाता है आ, बड़ा आ, ऊ, ओ और ओ। आप इसको स्वयं से बोल के देखें तो आपको महसूस होगा कि कहाँ से आवाज निकल रही है। तो आपको 2-3 बार इसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको आ जाएगा। इसके बाद आपके व्यंजन है, व्यंजन को इसको अभी व्याख्या कर देते हैं। इसके जो विस्तार से व्यंजन को आपको अगली क्लास में बताएंगे। व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जो का वर्ग से पा वर्ग होता है। जैसे का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है, फिर आता है पा वर्ग। उसमें होता है आपके 25 अक्षर होते हैं प्लस 2 ढा और डा इसमें होता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी
चार, इनकी संख्या 4 होती है। जो अंतस्थ मतलब सरल व्यंजन होते हैं, या रा ला बा, इसको या रा ला बा, इसको रा को लुंठित कहते हैं, और ये रा को लुंठित कहते हैं, और जो ला होता है उसको पार्श्व व्यंजन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसमें होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसमें बोलने में ज़्यादा कठिनाई हो, जैसे सा 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 हा, इसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, और ज़्यादा ऊर्जा इसमें नष्ट हो रही है। इसमें इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, जो संज्ञा से ज़्यादा कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, तो इसमें जीभ रगड़ते हुए निकलती है, सा 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 हा, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिसमें सरल व्यंजन भी इनको कहते हैं, जिसमें कम आराम से बोला जाए, या रा रा और बा। या और बा को अपन इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है आगत आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जा और फा, ये जो बिंदी, इसको बिंदी रखी है जो यहाँ पर इसके नीचे, इसको कहते हैं नुक्ता। आगत स्वर ये हमारी हिंदी में नहीं थे, ये फारसी या अरबी भाषाओं से लिए गए हैं। इसमें जो नीचे नुक्ता लगा रहता है, उसी की वजह से इसको आगत स्वर, आगत व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वयं अकेले नहीं बनते और अन्य व्यंजनों की सहायता से इनको बनाया जाता है। जैसे किसी चीज को जोड़ दें तो वो संयुक्त हो जाती है, इसी प्रकार इन्हें दो व्यंजनों से मिलकर बनाया जाता है तो इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी संख्या भी 4 होती है, इसको जैसे छात्रा, ज्ञा और सरा। जैसे छा बनता है का और सा से, इसमें नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा का है, आपको ये ध्यान रखना। जैसे का और सा, इसके बाद त्रा बनता है आधा ता और रा से। इसके बाद ज्ञानी बनता है जा और रा से। आपको उआ देखा है जो एक चूल्हे की तरह रहता है, चूल्हा ऐसा आप ऐसे बनाते हैं तो एक आधा आ ऐसा बना दें और उस पर ऐसा कह दे, ये होता है उआ। इसके बाद है सरा, सा आधा सा और रा। इसको एक क्लास आपकी इतनी है, आप इससे आप क्लास देखिए, इसको बहुत बेनिफिट होगा आपको इस क्लास देखने से। इसके बाद हम इसके कावैग से पावैग तक इसके व्यंजनों की संख्या बताएंगे और व्यंजनों में ये बताएंगे कि कौन कहाँ से कंठ से कौन बोला जाता है या तालु से कौन बोला जाता है, इसका वर्गीकरण बताएंगे। उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से बोले जाते हैं। आज आपको स्वर समझ में आ गए होंगे। इसको आप 2-3 बार देख लीजिए और स्वयं से बोलने का प्रयास कीजिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगली क्लास में आपको व्यंजन की क्लास पूरी डिटेल में बता देंगे, तो आपके वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको संधि पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जब तक आपको वर्णमाला सही से नहीं आएगी, कौन सी स्वर है, कौन सी दीर्घ है, कौन सी उच्च या कौन सा व्यंजन मिलके क्या बनता है, तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने आपको ये पहले शुरू की है, इसलिए वर्णमाला पढ़ा दी गई है और इसकी व्यंजन की क्लास आपको जल्दी दी जाएगी। और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।